नमस्कार स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, है ना। अध्याय 8 ऊष्मा का संचरण। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि ऊष्मा का संचरण किस प्रकार से होता है। और संचरण कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है ऊष्मा का जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने की जो प्रक्रिया है ना, वही क्या कहलाती है, संचरण कहलाती है। क्या कहलाती है, संचरण। ओके, ऊष्मा संचरण के कारण से ही क्या होता है, ऊष्मा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है पहुंच पाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, संचरण बोलते हैं। ठीक है ना, समझ में आया। तो देखिए यहाँ पर 2-3 उदाहरण दिया हुआ है ना, कि कौन कौन से उदाहरण। तो देखिए जैसे कि मान के चलिए किसी धातु का आप जो है, ये कोई धातु है, इसके एक सिरे को आप यहाँ को आप मान लीजिए क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो इसका दूसरा सिरा भी क्या होने लगता है, धीरे धीरे जो है ये गर्म होते होते जो है ये दूसरे सिरे तक क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। ऊष्मा जो है पहुंच जाती है और ये क्या हो जाती है, दूसरा सिरा जो है वो गर्म हो जाती है ना। समझ में आ रहा है ना। तो क्या कारण है ऐसा, है ना। इसके अलावा जो है यदि हम पानी की बात करें, तो पानी यदि मान के चलिए ये बर्तन है और पानी इसमें भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, पानी। तो पानी भरा हुआ है तो बर्तन को तो हम जो है केवल नीचे में ही क्या करते हैं, यहाँ पर यहीं पर जो है हीट देते हैं, मतलब ऊष्मा जो है यहाँ पर जो है क्या करते हैं, हम गर्म करते हैं नीचे को। तो नीचे का पानी बस क्या होना चाहिए, यहाँ पर का पानी गर्म होना चाहिए। तो क्या हो जाता है, पूरा पानी जो है क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और ये बर्तन जो रहता है वो भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया। इसके अलावा हम और उदाहरण देखते हैं। जैसे मान के चलिए सूर्य, आप देखते हैं सूर्य जो है बहुत दूरी पर है ना, हमसे सूर्य जो है बहुत दूरी पर है। उसके बावजूद भी जो है सूर्य से किरणें जो है हम तक जो है पहुंचती है, और सूर्य का जो ताप जो है, ऊष्मा जो है वो भी हम तक क्या होती है, पहुंचती है। तो इसके पीछे क्या कारण है, उतना दूर से जो है, उतनी दूरी पर रहते हुए भी जो है कैसे जो है सूर्य की ऊष्मा जो है हम तक पहुँच पाती है ना। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जानेंगे किस प्रकार से जो ऊष्मा जो है, ऊष्मा का संचरण होता है। मतलब ऊष्मा किस प्रकार से जो है पहुँचती है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊष्मा जो है किस प्रकार से जो है पहुँचती है, उसी चीज़ को हम क्या करेंगे इसमें, और पहुँचने की कितनी विधियाँ हैं, है ना, उसके बारे में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर ऊष्मा संचरण क्या होता है ना, ऊष्मा का संचरण। तो ऊष्मा का जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ऊष्मा का संचरण। ऊष्मा का क्या है, संचरण जो है, ऊष्मा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने की प्रक्रिया ही क्या है, ऊष्मा का संचरण। समझ में आया। उसके बाद देखिए ऊष्मा संचरण के जो है कितनी विधियाँ हैं। तो ऊष्मा के संचरण की जो है 3 विधियाँ हैं। कितनी विधियाँ हैं, 3 विधियाँ हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ऊष्मा संचरण जो है किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो एक तो होता है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, और दूसरा है पदार्थ की अवस्था पर। किस पर निर्भर करता है, अवस्था पर। पदार्थ की प्रकृति कहने का मतलब क्या है, कुछ पदार्थ में ऊष्मा का संचरण जो है, मतलब पदार्थ की प्रकृति कहने का मतलब है अलग अलग जो पदार्थ होते हैं ना, तो उनमें ऊष्मा का संचरण जो है अलग अलग होता है। ठीक है, कुछ पदार्थों में ऊष्मा का संचरण होता है, कुछ पदार्थों में ऊष्मा का संचरण नहीं होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। तो ये सब किसके कारण है, पदार्थ की प्रकृति के कारण है। ठीक है, और दूसरा जो निर्भर करता है ऊष्मा के संचरण जो है, ऊष्मा का जो संचरण जो है वो किसी पदार्थ की अवस्था पर निर्भर करता है, कि वो जो पदार्थ है, कोई पदार्थ है वो ठोस है या फिर द्रव है या फिर क्या है, या फिर गैस है ना। तो अवस्था पर भी क्या करता है, ऊष्मा संचरण जो है निर्भर करता है ना, किसी पदार्थ की अवस्था पर, कि वो जो पदार्थ है वो ठोस है, द्रव है या फिर गैस है। समझ में आया। तो ये 2 चीज़ों पर निर्भर करता है ऊष्मा संचरण, एक तो पदार्थ की प्रकृति पर, दूसरा उसकी अवस्था पर, है ना। और जो है ये तो हो गया निर्भरता, है ना, किस पर निर्भर करती है ऊष्मा संचरण जो है। और ऊष्मा संचरण की विधियाँ कितनी हैं, है ना, विधि कितनी हैं। तो 3 विधि है। एक होता है चालन विधि, दूसरा होता है संवहन, और तीसरा क्या होता है, विकिरण। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पर जो है सबसे पहले पढ़ेंगे चालन। क्या पढ़ेंगे हम, चालन विधि। चालन में जो है किस प्रकार से ऊष्मा का जो है, ऊष्मा का संचरण होता है। ठीक है ना। तो चालन विधि से ऊष्मा का संचरण जो है केवल और केवल ठोस जो पदार्थ होते हैं उनमें होती है ना। चालन विधि के द्वारा जो है केवल और केवल जो है जो जितने भी जो ठोस पदार्थ हैं, है ना, जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, उनमें किसके द्वारा जो है ऊष्मा का जो है संचरण होता है ना। तो जितने भी ठोस पदार्थ हो उनमें जो है चालन विधि से ही क्या होते हैं, ऊष्मा का क्या होता है, संचरण होता है। ठीक है, समझ में आया। तो
यहाँ पर चलिए हम देखते हैं ऊष्मा का जो है यहाँ पर जो है ठोस में जो है किस प्रकार से ऊष्मा का जो है संचरण होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर जो है क्रियाकलाप करके देखते हैं। जैसे मान के चलिए आप जो है ये जैसे कि ये जो है एक गिलास है ना, एक गिलास पानी ले लेंगे, इसमें खौलता हुआ एकदम से उसमें जो है अब धातु का चम्मच क्या करेंगे, जैसे ही डालेंगे तो ये चम्मच जो है इस साइड तो गर्म होगी जो पानी में डूबा रहेगा, और उसकी जो बाहरी सिरा जो होगी है ना, इस प्रकार से जो है ये हाथ तक जो है क्या हो जाता है, वो भी जो है धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और जो है हमको इसको छोड़ना पड़ता है। तो इसके पीछे भी जो है किसके कारण से ये ठोस है, चम्मच जो है धातु का है ना, तो ये जो है चालन विधि से ही क्या हो रहा है, ये जो है गर्म हो रहा है। ऊष्मा जो है यहाँ से इस सिरे से चालन विधि के द्वारा ही जो है इस सिरे तक क्या हो रही है, पहुँच रही है ना। और ऊष्मा का संचरण हम जानते हैं कि हमेशा क्या होता है, उच्च है ना, ऊष्मा का जो संचरण जो होता है उसके लिए जो है ताप में अंतर होना चाहिए तभी, है ना। इधर देखिए ताप जो है ज़्यादा हो गया, इस साइड से कम हो गया, तो ऊष्मा हमेशा जो है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर क्या होता है, जाता है। तो तापमान इस साइड ज़्यादा है, इस साइड कम है, तो ऊष्मा संचरण जो है क्या होगी, इस दिशा में होगी, है ना, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। समझ में आया, है ना। तो ये जो है ठोस में हमेशा क्या होता है, चालन विधि से ही क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, मतलब उसका संचरण जो है चालन विधि से होता है कि किसमें, जो ठोस पदार्थ होते हैं उनमें, है ना। ठोस में जो है, ठोस में ऊष्मा का जो संचरण जो है चालन विधि से ही होता है। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि चालन विधि क्या होती है, ठीक है ना। तो देखिए चालन विधि का यहाँ पर परिभाषा दिया हुआ है, ऊष्मा संचरण, है ना। यहाँ पर देखिए ऊष्मा संचरण की वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ के एक अणु अपने स्थान से स्थानांतरित हुए बिना ऊष्मा संचरण कार्य करते हैं, चालन कहलाती है। तो आप जानते हैं कि जितने भी जो पदार्थ हैं, है ना, पदार्थ हैं वो सब जो है किससे मिलकर के बने होते हैं, अणुओं से मिलकर के बने होते हैं। किससे मिलकर के बने होते हैं, अणुओं से इस प्रकार से जो है मिलकर के बने होते हैं। तो जैसे ही मान के चलिए अणुओं से मिलकर के बना हुआ जो है यहाँ पर कोई पदार्थ है ना, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर मान के चलिए इस साइड से जो है ऊष्मा देते हैं, तो इसके अणु जो है वो अपने ही स्थान पर रहते हैं। यहाँ पर परिभाषा हम पढ़े हैं ना, क्या पढ़े हैं कि ऊष्मा संचरण की वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ के अणु अपने स्थान से स्थानांतरित हुए बिना ऊष्मा संचरण का कार्य करते हैं, चालन कहलाती है ना। मतलब ये है कि पदार्थ के जो अणु है ना, ये अपने स्थान पर ही रहते हैं, लेकिन ये अपने स्थान पर ही रहते हुए क्या करते हैं, ऊष्मा का संचरण कर देते हैं, मतलब ऊष्मा को जो है स्थानांतरित कर देते हैं, एक अणु से दूसरे अणु से तीसरे अणु, है ना। मतलब उच्च ताप से निम्न ताप की ओर क्या होने लगते हैं, ऊष्मा जो है स्थानांतरित होने लगते हैं, और इनके अणु जो है अपने स्थान से जो है परिवर्तित नहीं होते हैं, बल्कि अपने स्थान पर ही स्थिर रहते हैं, और केवल ऊष्मा का क्या करते हैं, प्रवाह करते हैं। तो इस प्रकार से जो ऊष्मा का संचरण जो होता है उस विधि को हम बोलते हैं चालन विधि। क्या बोलते हैं, चालन विधि। और इस साइड को जैसे मान के चलिए गर्म करते हैं, तो इस साइड फिर क्या हो जाता है, धीरे धीरे पहुंच जाता है, और पूरा जो है ये सिरा गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। मतलब पूरा जो है ये जो पदार्थ जो रहता है क्या हो जाता है, पूरा जो है गर्म हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो इस विधि को हम बोलते हैं चालन विधि। कौन सी विधि बोलते हैं, हाँ चालन विधि, है ना, चालन विधि बोलते हैं। ओके, तो चालन विधि से केवल और केवल जो ठोस पदार्थ होते हैं उनमें ही क्या होता है, ऊष्मा का जो है संचरण होता है। समझ में आया। तो इसके लिए भी जो है चालन विधि के लिए भी जो है शर्तें हैं। क्या है, शर्तें, कि दो वस्तुओं के बीच चालन द्वारा ऊष्मा संचरण जो है दो शर्तों के अनुसार ही होगा, है ना। कौन सी दो शर्तें, पहली शर्त ये है कि दोनों वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हों, है ना। अब मान के चलिए ये जो है पानी है, ये पानी गर्म किए हैं, है ना, ये यहाँ पर जो है पानी गर्म किए हैं, तो गर्म पानी में जब तक हम चम्मच को जो है यहाँ डुबाएंगे नहीं, दोनों संपर्क में नहीं आएंगे, तब तक जो है इसका जो ये दूसरा सिरा गर्म होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा मिलेगी तब ना दूसरा सिरा जो है क्या होगा, गर्म होगा। तो चालन विधि के लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं, पहला कि दोनों वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हों, मतलब जो गर्म वस्तुएं हैं वो भी और ठंडी वस्तुएं हैं वो जो है दोनों एक दूसरे क्या हो, संपर्क हो, तभी क्या होगी, तभी जो है चालन विधि द्वारा ऊष्मा का क्या होगा, स्थानांतरण होगा, मतलब संचरण होगा। दूसरा क्या है, उनके ताप भिन्न हो, मतलब ताप जो है भिन्न हो, मतलब ये जो है देखिए यहाँ पर पानी जो है क्या हो गया, गर्म था, और ये चम्मच क्या था, पहले ठंडा था। तो जैसे ही इसमें पानी में डुबा देते हैं, खोलते हुए पानी में, तो इस साइड जो है क्या हो जाता है, मान के चलिए दूसरा उदाहरण देखिए, मान लीजिए लोहे का कोई चीज़ है ना, यहाँ पर कोई लोहे धातु का कोई चीज़ है,
इसके एक सिरे को हम क्या कर देते हैं, जैसे ही हम जो है इसमें इसको गर्म करते हैं, मान के चलिए एक सिरे को, तो यहाँ से जो है चालन विधि के द्वारा क्या होती है, ऊष्मा जो है प्रवाहित होती है इस साइड, और ये वाला जो दूसरा सिरा जो है ना, ये वाला, ये क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है पूरा, ये जो है दूसरा सिरा जो है गर्म हो जाती है, जबकि हम ऊष्मा कहाँ पर दे रहे हैं, केवल शुरू सिरा में जो है क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। ठीक है ना। तो किस कारण से ऐसा हुआ, चालन विधि के द्वारा जो है ऊष्मा दूसरे सिरे तक क्या हो पाई, पहुँच पाई। एक बात। दूसरी बात, मान के चलिए कि आप इसको यहाँ से काट देते हैं, क्या कर देते हैं, काट देते हैं, तो ये अलग हो गया और ये जो है अलग हो गया। अब मान के चलिए हम इस सिरे को जो है क्या करेंगे, गर्म करेंगे, इस सिरे को ऐसा गर्म करेंगे तो दोनों ये जो दोनों वस्तु है आपस में तो संपर्क में नहीं है, तो इसको गर्म कर रहे हैं तो ये गर्म होगा क्या, नहीं होगा। तो वही तो है पहला शर्त कि दोनों वस्तुएं एक दूसरे क्या हो, संपर्क में हो। ओके। और उनके ताप भिन्न हो, मतलब मान के चलिए ये जितना गर्म है उतना ही ये गर्म है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ऊष्मा का संचरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो उसमें क्या होती है, हमेशा जो है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है, मतलब जिस साइड ज़्यादा गर्म रहता है उस साइड से जो है जो ठंडी रहती है ना, उस साइड जो है उसमें क्या होती है, प्रवाहित होती है। समझ में आया। तो ये था आपका चालन विधि से जो है ऊष्मा का संचरण। ओके। उसके बाद ऊष्मा के सुचालक और कुचालक क्या होते हैं, तो ऐसा है ना, तो ऐसे पदार्थ जिनमें क्या होता है, चालन विधि से ऊष्मा का संचरण आसानी से जो है हो सकता है, क्या कहलाता है, सुचालक कहलाता है। मतलब ऐसे पदार्थ जिनमें से चालन विधि से क्या हो सकता है, ऊष्मा जो है ना, ऊष्मा उनका संचरण जो है आसानी से हो सकता है, उनको हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा के सुचालक बोलते हैं। ऊष्मा के सुचालक, अब उदाहरण देखिए, ऊष्मा के सुचालक कौन कौन से हैं, तो जितनी भी जो धातुएं हैं ना वो ऊष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। क्या होते हैं, सुचालक। जितनी भी धातुएं हैं वो ऊष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, है ना। जैसे कि आपका लोहा है ना, इसके अलावा जो है तांबा है, ये सब क्या है, ये सब जो है धातु हैं। तो जितनी भी धातुएं हैं सभी क्या होती हैं, ऊष्मा के जो है सुचालक होते हैं। ओके। उसके बाद जो है हम देखते हैं कुचालक क्या होता है, तो वे सभी पदार्थ है ना जिनमें जो है क्या होता है, चालन विधि से जो है ऊष्मा का जो है संचरण नहीं हो सकता, क्या कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कुचालक। मतलब ऐसे पदार्थ है जिनमें से चालन विधि से क्या नहीं हो सकता, जिनमें चालन विधि से जो है ऊष्मा का जो है प्रवाह नहीं हो सकता या संचरण नहीं हो सकता, क्या कहलाते हैं, ऊष्मा के कुचालक कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण में हम देखते हैं, है ना, जैसे कि लकड़ी है आपका, क्या है, लकड़ी। ओके। लकड़ी है, इसके अलावा जो है कांच है ना, कांच है, प्लास्टिक है, ये सब क्या है, ये सब जो है ऊष्मा के जो है क्या हैं, कुचालक हैं। समझ में आया। तो ये हो गया आपका ऊष्मा के सुचालक और कुचालक क्या होते हैं। ठीक है ना। ओके। ठीक है। अब इसके बाद जो है हम देखते हैं ऊष्मा चालकता के प्रभाव। तो इसमें भी जो है यदि हम प्रकृति की, पदार्थ की प्रकृति की बात करें, है ना, तो कुछ जो ऊष्मा के जो चालक तो हैं, तो कुछ जो है ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं और जो है कुछ क्या होते हैं, ऊष्मा के कम चालक होते हैं। मतलब जो है अन्य की तुलना में कम चालकता रखते हैं, है ना। जैसे कि हम चांदी की बात करते हैं, तो चांदी जो है ऊष्मा का, है ना, चांदी जो है ऊष्मा और विद्युत का क्या है, सबसे अच्छा चालक है। ठीक है ना। मतलब इसमें जो है ऊष्मा के क्या हो सकता है, बहुत अच्छे से जो है इसमें से जो है ऊष्मा का संचरण, ऊष्मा का और विद्युत का भी जो है बहुत अच्छे से क्या होता है, चालन होता है। ठीक है ना, वो संचरण होता है चालन विधि से। ओके। और इसकी तुलना में हम तांबा की बात करते हैं, तांबा जो है चांदी से कम जो है वो जो है उनकी चालकता जो है चांदी से क्या होती है, कम होती है, और एल्यूमिनियम का जो है तांबा से और कम होती है। तो इस प्रकार से जो है चांदी महंगा होता है, इस कारण से हम जो है इससे जो है वायर नहीं बनाते हैं, तार जो है, जो विद्युत तार जो होता है, किससे बनाते हैं, हम तांबा से और एल्यूमिनियम से बनाते हैं, है ना। समझ में आया। जबकि सबसे अच्छा सुचालक जो है कौन होता है, चांदी होता है। ओके। उसके बाद हम आगे देखेंगे, यहाँ पर जो है ऊष्मा के प्रभाव क्या देखेंगे, ऊष्मा चालकता के प्रभाव देखेंगे। ऊष्मा चालकता के कौन कौन से प्रभाव है देखिए। तो भोजन पकाने के लिए हम जो है तांबा, एल्यूमिनियम, पीतल जैसी मिश्र धातुओं का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, ये जो है धातु होने के कारण से जो है ऊष्मा जो है इसमें से क्या होती है, धातु होने के कारण से जो है ये जो है इनको जो है ऊष्मा का जो है बहुत अच्छे से क्या होता है, इनमें चालन होता है और भोजन क्या हो जाते हैं, जल्दी पक जाते हैं। ओके। उसके बाद दूसरा प्रभाव देखते हैं, पतले कागज़ को मोड़कर उसकी दवात बनाइए, उसमें पानी भरकर आग में गर्म कीजिए, पानी गर्म हो जाता है परंतु कागज़ नहीं। यहाँ कागज़ को दी गई ऊष्मा स्थानांतरित हो जाती है, तो कागज़ का ताप बढ़ नहीं पाता। तो देखिए कागज़ को यदि हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है पानी जो है, ये जो है मान के चलिए एक शंकु बना लिए इस प्रकार से। अब इसमें क्या भर दिए, पानी भर दिया। अब इसको गर्म करोगे तो क्या होगा, जो ऊष्मा आप दोगे ना, तो ऊष्मा जो है कागज़ तुरंत नहीं जलेगी, उस ऊष्मा को क्या कर लेता है, जो जल जो है अवशोषित कर लेता है। ठीक है ना, क्योंकि जल क्या होता है, ठंडा होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है, इस कारण से।
ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो ये कागज़ जो है नहीं जलती, ये भी ऊष्मा का प्रभाव है। इसके अलावा जो है लोहे, ये यहाँ पर जो है लोहे के हथौड़े की बात की गई है, उसमें अगर लपेट करके आग आग पर क्या करेंगे, रखेंगे, तो कागज़ जो है जल्दी नहीं जलता है, क्योंकि उसकी उसमें क्या हो जाती है, जो हथौड़ा जो है ना कांच का, सॉरी लोहे का, उसमें क्या हो जाता है, प्रसारित हो जाती है उष्मा जो है। ओके। इसके अलावा जो है देखिए भोजन पकाने के लिए, है ना, भोजन पकाने के लिए बनाए गए धातुओं के बर्तनों के हैंडल जो है लकड़ी या बेकेलाइट के बने होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, उष्मा के कुचालक होते हैं, और जिससे हमको हाथ से पकड़ने पर वो जलती नहीं है ना, हमारा हाथ जो है जलता नहीं है। ओके, समझ में आ रहा है। तो ये भी क्या है, उष्मा चालकता के प्रभाव हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पर देखिए बर्फ़ को जो है पिघलने से, है ना, बर्फ़ की जो सिल्ली जो होती है उसको हम क्या करते हैं, पिघलने से बचाने के लिए देखे होंगे, जो बोरे होते हैं या फिर धान के भूसे होते हैं उसमें ढक देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो है ये क्या होते हैं, उष्मा के जो है कुचालक होते हैं, और इस कारण से वायुमंडल का जो उष्मा जो होता है बर्फ़ तक जो है नहीं पहुंच पाते हैं, इस कारण से ऐसा किया जाता है। ओके। इसके अलावा जो है अब ठंड की, है ना, यहाँ पर देखिए और उदाहरण है, ठंड के दिनों में हम ऊन के कपड़े पहनते हैं, तो ऊन के कपड़े पहनते हैं ना, तो जब हम ऊन के कपड़े पहनते हैं तो उनके रेशे के बीच जो, है ना, ऊन और उनके रेशे के बीच जो जमी हुई वायु जो होती है ना, वायु, ये क्या होते हैं, ये उष्मा के कुचालक होते हैं, जो शरीर की उष्मा को जो है बाहर नहीं आने देते। ठीक है ना, और इस कारण से हमारा शरीर का तापमान जो है निरंतर जो है एक निश्चित, मतलब स्थिर बना हुआ रहता है। समझ में आ रहा है ना। ओके। तो ये भी क्या है, ये भी जो है उष्मा चालकता के प्रभाव है। ओके। तो आज जो है हम जान लिए कि उष्मा का चालन जो है, उष्मा का संवहन चालन विधि से किस प्रकार से होता है ना। ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। जब